नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार बनने जा रही है। तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास पूरा नहीं था। कौन डिमांड कर रहा है, कौन कितनी सी मंत्री पद मांग रहा है, तो तमाम तरह की बातें चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इन चर्चाओं के बीच अब कल यानी कि रविवार को शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में अब सवाल ये है कि मोदी 3.0 की कैबिनेट में किस किस को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, कौन कौन वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बहुत सारे नाम चर्चाओं में इस बार चल रहे हैं। कई जो मौजूदा मंत्री हैं वो चुनाव हार गए, तो ऐसे में उनका भविष्य क्या रहेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम सीधे सीधे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा से कौन से ऐसे 5 में से सांसद रहने वाले हैं जिन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट में जगह मिल सकती है, या फिर कैबिनेट में या फिर राज्य मंत्री के तौर पर। इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल थे। लेकिन अब चूंकि पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन यहां स्थिति अब बदल गई है। हरियाणा में सीटें आधी हुई है, तो वहीं बीजेपी की पूरे देश भर की बात करें तो वहां भी एक बड़ा डेंट बीजेपी को लगा और गठबंधन में जो घटक दल है उनके साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में जेडीयू और नायडू लगातार जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें कितने मंत्री उनकी तरफ उनके होने चाहिए, तो ये सारे तमाम तरह के डिमांड्स चल रही है। तो ऐसे में हरियाणा के हिस्से में कितने मंत्रिमंडल में पद आ सकते हैं, कौन कौन से सांसद हैं जिनको जगह मिल सकती है, ये भी अपने आप में खासा दिलचस्प होगा देखने के लिए, क्योंकि अब गुंजाइश कम रह गई है। क्योंकि अब जो सहयोगी दल है उनकी डिमांड भी पूरी करनी है और अपने लोगों को भी सेट करना है। तो इस सेट करने की स्थिति में हरियाणा के कितने सांसदों की लॉटरी लगेगी और कितनों का नाम कटेगा, क्योंकि 10 में से अब 5 सांसद ही बचे हुए हैं, जिसमें कि मनोहर लाल खट्टर हैं, राव इंद्रजीत गुरुग्राम से हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर है, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल है और महेंद्रगढ़ भिवानी से धर्मवीर सिंह है। तो इन 5 में से किसके हिस्से मंत्रिमंडल का पद आ सकता है, या फिर हरियाणा पूरी तरह से इस बार खाली हाथ रहेगा, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि यहां अब मोदी को देखना है कि अपने लोगों को सेट करने के साथ साथ अब जो सहयोगी दल है उनके लोगों को भी सेट करना है, क्योंकि उनकी भी अपनी कई तरह की डिमांडें हैं। अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो कहीं मुश्किलें ना हो, तो सबको खुश लेकर चलना है। क्योंकि अब जो कुनबा है, पहले अपना खुद का अकेले का कुनबा था और उसी के सहारे सारी चीजें मैनेज हो पा रही थी, लेकिन इस बार जो है बाकियों को भी साथ लेकर सारी चीजें मैनेज करनी है और ध्यान रखना है कि कहीं कुछ छूटे ना। तो उसी छूटने और उसी जोड़ने के चक्कर में हरियाणा के हाथ कितना क्या कुछ लगेगा, ये अब देखना होगा। कल जब शपथ ग्रहण समारोह होना है तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि नजर आएंगे साथ में शपथ लेते हुए, और 5 सांसदों में से हरियाणा के वो 5 सांसद कौन से होंगे जिनकी असल में ये लॉटरी लगने वाली है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि किनके हिस्से लॉटरी लगेगी, यानी कि मंत्रिमंडल का पद मिल सकता है और कौन निराश रह सकता है। तो सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर की बात कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर इस मुकाबले में सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। उसके पीछे की कई वजह है। पहली वजह, 9 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी ने बीच में ही उनसे इस्तीफा दिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ाया है, और ये बात जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खासम खास हैं। तो ऐसे में उम्मीद यहां जताई जा रही है और मनोहर लाल खट्टर के पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो इस बार मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए नजर आ जाए। जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर वो शामिल हो जाए। इस सब के अलावा महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी उनका नाम चल रहा है। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी अपने खास मनोहर लाल को मंत्रिमंडल में सेट नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के पद के तौर पर भी हो सकता है। तो यहां पर अभी देखना ही होगा कि मनोहर लाल जो है अभी सबसे ऊपर चल रहे हैं इस रेस में ऊपर चलते हुए
क्या उनके हाथ मंत्रिमंडल का पद लगता है या नहीं लगता है। लेकिन उम्मीद यहां जताई जा रही है कि जैसा कि चुनाव से पहले ही था कि मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश की राजनीति से निकालकर राष्ट्र की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में लेकर आना है, और उसी के चलते उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। और ये भी माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी अपने साथ उनको रखकर एक मजबूत पद देंगे। तो ऐसे में वो जो मजबूत पद देने की तैयारी, जो प्लानिंग नरेंद्र मोदी की थी, वो अब कितनी आगे तक बढ़ती है ये अब देखना होगा। लेकिन इस दावेदारी में, इस रेस में सबसे आगे हरियाणा से अगर कोई नाम चल रहा है तो वो मनोहर लाल खट्टर का चल रहा है, जो कि पहले नंबर पर है। इसके बाद राव इंद्रजीत की बात कर ले। राव इंद्रजीत का भी एक बड़ा कद है हरियाणा की राजनीति में। इस बार जो जीत का जो मार्जिन था वो खैर राव इंद्रजीत के कद के सामने बहुत छोटा था। राज बब्बर को उन्होंने मात्र 75,000 वोटों से हराया, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में लाख से 2 लाख के बीच ये अंतर होगा, लेकिन ये अंतर लाख से नीचे रहा। तो ऐसे में उनके कद को थोड़ा सा डेंट जरूर यहाँ पहुंचा, और उसकी भड़ास भी वो निकालते हुए दिखाई दिए कि किस तरह से हरियाणा में 10 साल से हमारी सरकार है और 10-10 घंटे बिजलियां चुनाव के दौरान नहीं थी, उसका उन्हें नुकसान हुआ। इसके अलावा पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 2 बार वो एमओएस रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो क्या ऐसे में अब 2024 में भी उन्हें नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? इस बात की कितनी संभावना है ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उनकी बयानबाजी रही है, उनकी सरकार के खिलाफ बयानबाजी रही है, और अभी भी वो मुखर होकर लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसका उन्हें कितना नुकसान होगा, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी उनको साथ रखकर फायदा देख रही है, क्योंकि अहिरवाल की बात करें, दक्षिण हरियाणा की बात करें, करीब 14 ऐसी सीटें जहां पर सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है। और अब चूंकि अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी मोल लेगी? क्या उन्हें मंत्रिमंडल से दूर रखा जाएगा? तो ये भी अपने आप में कई तरह के सवाल है। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ राव इंद्रजीत की जो खटपट है वो भी जग जाहिर है, और मनोहर लाल किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि राव इंद्रजीत जो है वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो। इसकी भी पूरी संभावना है कि वहां से वो उनका पत्ता कटवा दे। लेकिन अभी जिस तरह के प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें अब देखना ये होगा कि दक्षिण हरियाणा की बात कर ले, जहां पर कि राव इंद्रजीत का एक प्रभाव है, क्या उन्हें इस प्रभाव के चलते हुए मोदी सरकार नजरअंदाज कर सकती है? क्योंकि 2 बार जब वो चुने गए हैं गुरुग्राम लोकसभा से, उन्हें अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है राज्य मंत्री के तौर पर, दोनों ही बार। इसके अलावा लेकिन अब चूंकि जो नंबर कम हुए, और इस सबके बीच एक बयान उनका खासा चर्चाओं में है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सारी चीजें हुई वो तो ठीक है, अब हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह तलाशने की बजाय हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उसकी दावेदारी है, उसकी तरफ नजर लगाए हुए हैं क्या? ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। ये देखने वाला यहां पर होगा कि क्या राव इंद्रजीत खुद से ही नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने की बजाय, मंत्री पद मांगने की बजाय, क्या वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इस बात की भी चर्चे अब लगातार हो रहे हैं। तीसरे नाम की बात करते हैं, कृष्णपाल गुर्जर। जिस तरह के हालात रहे पूरे हरियाणा में, बीजेपी की तरफ से दूसरे वो उम्मीदवार थे, इन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार जो है वो वोटों का अंतर घटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो असर भी दिखा होगा। लेकिन अमित शाह के काफी नजदीकी है, और कृष्णपाल गुर्जर को भी आपको याद होगा 2014-2019 दोनों टर्म में राज्य मंत्री बनाया गया था। गुर्जरों के ऊपर अच्छा उनका प्रभाव है। तो ऐसे में ना केवल हरियाणा, बाकी जो दूसरे आसपास के जो राज्यों में जहां की जो सीटें जिन पर गुर्जर वोटर्स का प्रभाव है, उनको साधने के चलते
शायद उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि 2 बार जो मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, उसके बाद क्या तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को मौका मिल सकता है? क्या उनकी लॉटरी यहाँ पर लग सकती है? लेकिन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बात करें अभी जिन उन तीनों दावेदारों की बात की है मंत्री पद के लिए, मनोहर लाल पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर राव इंद्रजीत है और तीसरे नंबर पर कृष्णपाल गुर्जर है। अब यहाँ बात करते हैं बाकी जो 2 बचे हुए सांसद हैं, जिसमें से नवीन जिंदल है जो अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो क्या कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आने के चलते उन्हें एक तोहफे के तौर पर बीजेपी मोदी सरकार में मंत्री पद मिल सकता है? क्या लॉबिंग करने में नवीन जिंदल लगे हुए हैं और उनके साथ साथ धर्मवीर सिंह भी लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका इस बार नंबर लग जाए और मोदी सरकार में उन्हें कहीं एडजस्ट कर लिया जाए, कैबिनेट में कोई जगह उन्हें मिल जाए। तो इसकी भी कोशिश दोनों ही सांसद कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। उसमें कितना वो सफल होंगे ये देखना होगा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, क्योंकि रविवार को ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी चल रही है मोदी गवर्नमेंट के साथ, जो सरकार बननी है उसके साथ, कि जो अलायंस में घटक दल है उनका भी दबाव है, उन्हें भी अब इस बार भर भरकर मंत्रालय देने होंगे। तो ऐसे में अपने लोगों को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ सकता है, कहीं और उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन बात करें कृष्णपाल गुर्जर की तो वो भी इस रेस में जरूर चल रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर है। नवीन जिंदल की बात कर रहे थे हम। नवीन जिंदल को कितना कैबिनेट में जगह मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इसको लेके अभी संशय बना हुआ है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जरूर आए थे, लेकिन अगर जीत और हार के मार्जिन की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं था। अगर अभय चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते तो आप सोचिए कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाने की बजाय आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती, और इसकी पूरी पूरी संभावना थी, क्योंकि 20-30 हजार का जो मार्जिन रहा जीत हार का वो बहुत ज्यादा नहीं था। एकदम कांटे की टक्कर यहां पर थी। तो ऐसे में नवीन जिंदल के लिए बड़ा मुश्किल है मोदी कैबिनेट में शामिल हो पाना, लेकिन वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी गोटियां सेट करने में भी लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र और जीटी बेल्ट की बात करें तो उनका प्रभाव है, उद्योगपति है, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और बड़े पदों पर भी वो रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी उनके लिए कुछ सेटिंग यहाँ सोची जा सकती है, लेकिन वो कितना सफल होगा ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है कि नवीन जिंदल को मोदी कैबिनेट में जगह मिले। 5वें सांसद की बात करें धर्मवीर सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ भिवानी से हैं और इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की है कांग्रेस के रावदान सिंह के खिलाफ। 40,000 के करीब वोटों से ये जीत हासिल की है, लेकिन जिस तरह से ये कैंडिडेट्स जीते हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत नेक टू नेक फाइट रही है यहाँ पर, कहीं भी थोड़ा सा भी ऊंच नीच होने की गुंजाइश थी कि गेम पूरा का पूरा पलट सकता था। लेकिन धर्मवीर सिंह की भी इसलिए यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जाटों की जो नाराजगी है न केवल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में, उसको मनाने के लिए, क्योंकि संजीव बालियान जो है वो चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में जाट चेहरे के तौर पर क्या अपने मंत्रिमंडल में मोदी उन्हें एडजस्ट करेंगे या कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन धर्मवीर सिंह की भी संभावना बेहद कम लग रही है, जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है। तो पांचों जो सांसद हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाए, लेकिन वो जगह कितनी मिलेगी वो तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद पता लगेगा। लेकिन बहुत सारे नामों पर चर्चाएं चल रही है और किस किस का नाम कहां पर सेट होना है, इस सब के अलावा नीतीश से लेकर नायडू तक, चिराग पासवान और बाकी जो दूसरे दल है उन सबको भी एडजस्ट करना, और इस सब के बीच 5 जो सांसद है इनमें से कितने सांसदों को चांस मिलता है मोदी कैबिनेट में ये देखना होगा। लेकिन संभावनाएं बड़ी कम है कि जो सबसे ऊपर चल रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह या कृष्णपाल गुर्जर, इन तीनों में से किसी को जगह मिल सकती है। बाकी नवीन जिंदल और धर्मवीर सिंह को लेकर फिलहाल अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और इन तीनों में भी किसकी लॉटरी निकलती है ये भी देखना होगा। मनोहर लाल पहले नंबर पर चल रहे हैं, दूसरे पर राव इंद्रजीत है और तीसरे नंबर पर कृष्णपाल गुर्जर है। तो क्या
एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती, उनके पुराने जो संबंध है उनके साथ, उसका फायदा मिलेगा और उसी फायदे के चलते क्या वो मोदी कैबिनेट में किसी अहम पद पर नजर आ सकते हैं, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है। और इस सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि अगर मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी जाती है तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी का बनाया जा सकता है या महामंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव भी रहा है। उसी अनुभव को देखते हुए ये जिम्मेदारी भी बीजेपी उनको दे सकती है। तो अब रविवार का इंतजार, और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी लॉटरी लग रही है और किसका हाथ खाली रहने वाला है।